बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं उमैस लियाकत और आप देख रहे हैं डिस्कवर विजडम। नाज़रीन कराम, काई कबीला कौन सा कबीला था? इस कबीले के लोग कहां से ताल्लुक़ रखते थे? इसका आगाज़ कहां से हुआ? इसके चीदा चीदा सरदार कौन थे? उस्मान गाजी कौन था? उसने कब और कैसे सल्तनत उस्मानिया को कायम किया? उस्मान गाजी की अहम मुहिम्मात कौन सी थीं? उसने बाज़ंतीनियों को कैसे नाकों चने चबवाए और उसने कब और कहां वफात पाई? इन तमाम सवालों के जवाबात आप जान पाएंगे इस वीडियो में। काई कबीले का ताल्लुक बुनियादी तौर पर सेंट्रल एशिया से था। 13वीं सदी ईस्वी के इब्तदाई अशरों में मंगोलों ने सेंट्रल एशिया में तबाही मचानी शुरू कर दी, जिसकी वजह से उस्मान गाजी के आबाओ अजदाद ने यहां से हिजरत को तरजीह दी और हिजरत करते करते आखिरकार ये अनातोलिया मौजूदा तुर्की में आकर सल्जूक सल्तनत के ज़ेरे एहतमाम इलाकों में बस गए। ये खाना बदोश कबीला था जो अपनी और अपने जानवरों की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होता रहता। इसका पहला सरदार सुलेमान शाह था। सुलेमान शाह के दौर में काई कबीला तरह तरह की सऊबतों से नबूर्द आजमा रहा और एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होता रहा। सुलेमान शाह की वफात के बाद काई कबीले की बागडोर अर्तुगरुल गाजी के हाथों में आई, जिसके दौर में इस कबीले ने फलना फूलना शुरू कर दिया। इसके दौर में काई कबीले ने सलीबियों के साथ मुख्तलिफ जंगें लड़ी। इसकी बहादुरी की बदौलत सल्जूकी सुल्तान अलाउद्दीन केकुबाद की जानिब से मुख्तलिफ ओगोज कबाइल का सरदार आला बना दिया गया। सुल्तान की जानिब से मिलने वाले इलाके सोगोत में इसने एक नया शहर बनाया जो आगे चलकर सल्तनत उस्मानिया का दारुल हुकूमत भी बना। अर्तुगरुल गाजी की वफात के बाद काई कबीले की सरदारी उस्मान गाजी के हाथों में आती है। यह वही उस्मान गाजी है जिसने सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी और उसी के नाम की निस्बत से इसको सल्तनत उस्मानिया कहा जाता है। बहादुरी, जुर्रत, शुजात और अक्ल व शऊर इसको विरासती तौर पर मिला। मजीद उसने अपनी हिम्मत इस्तकामत से काई कबीले को चार चांद लगा दिए। उस्मान गाजी 1254 और 1258 के सालों के दरमियान सोगोत में पैदा हुआ और इन्हीं इलाकों में परवान चढ़ा। अपने वालिद अर्तुगरुल गाजी की वफात के बाद 1281 में अपने चचा दुंदार बे के साथ एक लंबी साजिशी चपकलिश के बाद ये काई कबीले का सरदार बन गया। कबीले का सरदार बनने के बाद उस्मान गाजी ने अपने वालिद अर्तुगरुल गाजी की सोच के मुताबिक काई कबीले को बढ़ोतरी की जानिब मबजूल रखा। अब काई कबीले की जंग सलीबियों से होती हुई बाज़ंतीनियों तक जा पहुंची थी। अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए उस्मान गाजी ने भी बुजुर्गाने दीन से ताल्लुकात कायम रखे, जिनमें सबसे अहम ताल्लुक इसने आही शेख इदबाली से उनकी बेटी बाला खातून से शादी के साथ जोड़ा। शेख इदबाली का इस इलाके में मजहबी लिहाज से काफी असर व रसूख था, जिसने उस्मान गाजी को सल्तनत कायम करने में काफी मदद की। काई कबीला पहले ही आला जंगजुओं से मुज़य्यन था, जो कि किसी भी बड़ी रियासत या शहरी इलाकों की फौज से कदरे ताकतवर और तवाना थे। उस्मान गाजी के सरदार बनने तक अब काई कबीले ने अपने बच्चों को दीनी और दुनियावी तालीम के साथ साथ तिजारत और सनत की जानिब भी तवज्जो दिलाई। तालीम के मैदान में आही शेख इदबाली के दरवेशों ने भी इनकी खूब मदद की। काई कबीला जैसे जैसे फलता फूलता गया, वैसे वैसे ही ये मजीद फतूहात हासिल करता चला गया। सोगोत को अपना पहला दारुल हुकूमत बनाने के बाद इसका सामना बाज़ंतीनियों के साथ था। अर्तुगरुल और उस्मान गाजी दोनों ने हर मुमकिन कोशिश की कि बाज़ंतीनियों के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम किए जाएं, लेकिन उन्होंने हर दफा उनकी पीठ में छुरा घोंपा, जिसकी बिना पर काई कबीले ने बाज़ंतीनियों के साथ कई जंगें लड़ी और ज्यादातर में फतह याब हुए। इन कई किले भी हासिल किए। इन हासिल किए गए किलों में काराचाईसार, यानीसार, एनागोल, यारेसार और दूसरे कई किले शामिल हैं। जैसे ही मंगोलों ने आखिरी सल्जूक सुल्तान अलाउद्दीन केकुबाद सोम को कत्ल करके सल्जूक सल्तनत का खात्मा किया, तो सबसे पहले उस्मान ने इन तमाम किलों को अपने कंट्रोल में लिया। इस पे ये तमाम तरकीले सल्जूक सल्तनत के ज़ेरे साया थे। केकुबाद सोम के कत्ल के बाद तमाम तुर्क कबाइल इंतशार का शिकार होने लगे, क्योंकि अब उन पर कोई एक बादशाह नहीं था। लिहाजा इस खला को पूरा करने के लिए तमाम तर तुर्क कबाइल ने मजमूई तौर पर उस्मान को चुना और 1299 में उस्मान गाजी ने बेथीनिया के इलाके में उस्मानी सल्तनत की बुनियाद रखी। सल्तनत की बुनियाद रखने के बाद
جہاں پہلے سلجوکیوں اور منگولوں کا کنٹرول ہوتا وہ اب سلطنت عثمانیہ کے اختیار میں آ گیا، جس کی بنا پر عثمان غازی نے اناطولیہ کے قلعوں میں موجود بازنطینی گورنروں کو پیغام پہنچایا یا تو وہ مسلمان ہو جائیں یا جزیہ ادا کریں، نہیں تو جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو ان میں سے کئیوں نے اسلام قبول کیا، کئیوں نے جزیہ دیا اور باقیوں کے ساتھ جنگیں ہوئیں، جس میں نکیا، بصرہ سر فہرست تھے۔ سلطنت عثمانیہ کے قیام کے بعد ترکوں اور بازنطینیوں کا پہلا بڑا ٹاکرا 1302 میں بقفس میں ہوا، جہاں ترکوں نے بازنطینیوں کو شکست دی۔ بفیس کے مارکے کے بعد بھی عثمان غازی کے دور اقتدار میں ویسے تو کئی چھوٹے موٹے مارکے ہوئے، لیکن سب سے بڑا مارکہ جو توجہ کا مرکز بنا وہ بصرہ کی فتح تھی۔ بازنطینیوں کے مختلف قلعے فتح کرنے کے بعد عثمان غازی نے اپنا رخ شہروں کی طرف کیا۔ ان کا سب سے پہلا رخ بصرہ کی جانب تھا۔ مشہور شہر ہونے کے ساتھ ساتھ کافی معاملات میں بصرہ خود کفیل تھا، جس کی وجہ سے اسے فتح کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اس کے گرد محاصرہ تنگ کرنے کے لیے عثمانیوں نے 2 قلعے تعمیر کیے اور یہاں اپنی آرمی تعینات کی تاکہ بصرہ کی رسد کو ہر طرف سے روکا جا سکے۔ عثمانیوں کا بصرہ کا یہ محاصرہ تقریباً 8-9 سال تک جاری رہا۔ اس محاصرے کی قیادت عثمان غازی کی بجائے اس کا بیٹا اورحان کر رہا تھا۔ یہ محاصرہ دن بدن سخت ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ بازنطینی بادشاہ نے مجبور ہو کر بصرہ کے گورنر کو یہ شہر عثمانیوں کے حوالے کرنے کا حکم دے دیا۔ یوں 6 اپریل 1326 کو عثمان غازی کا بیٹا اورحان فاتح ہوا اور فاتح کی حیثیت سے بصرہ شہر میں داخل ہوا۔ جب بصرہ کا محاصرہ کیا جا رہا تھا تو عثمان غازی گاؤٹ نامی بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ اس بیماری کی وجہ سے اس نے اپنی جگہ اپنے بیٹے کو اس مہم کا سپہ سالار بنا کر بھیجا۔ اس بیماری کی تاب نہ لاتے ہوئے عثمان غازی 1326 کو ہی اس دنیا فانی سے کوچ کر گیا، جس کی تاریخ وفات مختلف مقامات پر مختلف بتائی جاتی ہے۔ یوں سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والا تو چلا گیا، لیکن یہ سلطنت مزید پھلتی پھولتی رہی۔ عثمان غازی کی وفات کے بعد عثمان غازی کے جانشینوں نے اس سلطنت کو کیسے سنبھالا اور کیسے پروان چڑھایا، یہ جاننے کے لیے جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔ ہمارے چینل ڈسکور وزڈم کو سبسکرائب کر دیجئے۔ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔